क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा मतलब कि देखिए, जब बौद्ध धर्म चरम पे था और इनके बाद जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 ईस्वी पूर्व में, इसके बाद बौद्ध धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और इसका केंद्र था विक्रमशिला। दरअसल ये हो रहा था कि चाइना से और तथा और विदेशों से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो बौद्ध स्तूप है सांची में। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि बौद्ध स्तूप सांची में जो बनवाया गया, इसे किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था अशोक के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो अभी बात हो रही थी विक्रमशिला की यहाँ पे। तो यहाँ पे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, तो इसे बनवाया गया था धर्मपाल के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे कई क्वेश्चन बनेंगे कि धर्मपाल ने किसकी स्थापना करवाई? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो देखिए, जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की तरह ही था, हालांकि इसके कम अनुयायी थे। कारण ये था कि इसके जो रूल थे वो थोड़े हार्ड थे, इसलिए इसमें उतना लोग नहीं जुड़ पाए। तो इनमें जैन धर्म में एक कल्पसूत्र था, मतलब एक बुक है। इसके रचयिता को आपको बताना है, तो इनका नाम है भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है कि अनेकांतवाद किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद तो ये है जैन धर्म का या फिर जैन मत का। क्वेश्चन है कि बौद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बौद्ध ने मतलब भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रीवस्ती में। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। अगला क्वेश्चन कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि ये हुआ था 251 बीसी में, और इसको कराया कौन था? तो महान सम्राट अशोक। कहाँ पे हुआ? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र आज का पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो देखिए, बौद्ध धर्म में अगर कभी भी आपसे भाषा पूछी जाती है तो वहां पे भाषा थी पाली। बौद्ध धर्म में जो भी रचना की गई या फिर भगवान बुद्ध ने कोई भी उपदेश दिया, सारनाथ हो या फिर श्रीवस्ती हो, तो हर जगह उन्होंने इसी भाषा का प्रयोग किया था। ऐसा नहीं था कि मतलब संस्कृत या फिर जो प्रकृति एक भाषा थी, पाली के बाद आई जो प्राकृति करके, ये मतलब भाषा व्याप्त नहीं थी, ये भी भाषा व्याप्त थी। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो पाली थी ये आम लोगों की भाषा थी। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमेशा जो भी अपना प्रवचन दिया सब अपना भाषा पाली में दिया। वहीं पे जो जैन धर्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाषा से रिलेटेड, तो इसके लिए सही उत्तर होगा प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कहाँ पे हुई थी? तो कुंडलबन कश्मीर में। अगला क्वेश्चन कि देखिए, जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये कहाँ पे होगा? तो ये हो जाएगा वल्लभी। अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो गौतम बुद्ध खुद एक भिक्षु थे और इन्होंने एक भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, और ये किया था इन्होंने कपिलवस्तु में। अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम शून्यवाद मतलब कि शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताना है आपको। तो ये थे नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में मठ भी पाए जाते हैं, मंदिर भी पाए जाते हैं और स्तूप भी पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये दोनों दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। देखिए, जो भगवान बुद्ध थे इनकी मृत्यु होती है 483 में, और जो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु हुई थी 527 बीसी में। तो इन दोनों में कुछ कॉमन थे, कुछ कॉमन संत बीते गए। तो यहाँ पे जो राजा था उस समय वो था बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म तो ये हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व से, मृत्यु कब हुई? तो 483 ईस्वी में। भगवान बुद्ध जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, इनका हुआ था 599 बीसी में, और मरे कब? तो 527 बीसी में।
अगला क्वेश्चन कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या फिर सभा का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था राजगीर में। कब किया गया? तो 483 बीसी में। अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो यह है लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन कि वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या कहलाता है? तो बौद्ध के जो बौद्ध साहित्य है इसमें बुद्ध भगवान के जन्म कथाओं के बारे में बात की गई है। यह जातक कथा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि इस तरह के और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो देखिए ये बात हो रही है उस समय की जो लगभग 480 बीसी की बात हो रही है। इस समय जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? तो ये था विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? बौद्ध स्तूप पूछा जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म है उसमें स्तूपों का बड़ा मान है। तो यहाँ पे जो बौद्ध स्तूप है और सबसे बड़ा ये कहाँ पे है? तो ये है सांची में। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस शासक ने? तो जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है लगभग 483 बीसी में, उसके बाद बौद्ध धर्म के विकास के लिए काम होने शुरू हुए। तो यहाँ पे जो राजा धर्मपाल था उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाया। अगला क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो देखिए जो जैन धर्म होता है महावीर स्वामी वाला, इसमें एक बुक है और इसका नाम है कल्पसूत्र। आपको बताना है इसके रचयिता का नाम। तो इसके रचयिता थे भद्रबाहु। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि अनेकांतवाद किसका कोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये है जैन मत का अनेकांतवाद। अगला है कि बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रीबस्ती में। अब ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी में है। वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो ये है गंगा के। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर लगभग। अगला क्वेश्चन कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो देखिए बात हो रही है तृतीय बौद्ध संगति की। तो ये करवाया गया था अशोक के द्वारा। पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 में, दूसरी 383 में और तीसरी 251। कभी कभी ये 52 या फिर 55 भी मिलता है। तो आपसे ईयर कभी नहीं पूछा जाएगा। और चौथी हुई थी प्रथम शताब्दी में, सदी में। तो यहाँ पे एक बात हो रही है तीसरे बौद्ध संगति की। तो ये करवाया गया था अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि बौद्ध ग्रंथ पिटकू की रचना किस भाषा में की गई है? तो देखिए अभी जो आपसे पूछा गया था कल्पसूत्र, ये था जैन धर्म का, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ जिसका नाम है पिटको। तो इसकी रचना किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध धर्म के जो पिटको है इसकी रचना की गई है पाली में। एक चीज आप ध्यान रखिए, बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ होंगे उनमें से 99% की जो रचना की गई है वो पाली में ही की गई है। और उसके बाद जब जो जैन धर्म से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी रचना प्राकृत में की गई है, प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किया गया था वसुमित्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म में मठ भी आप पाएंगे, मंदिर भी है और स्तूप भी है। हम आपको अभी बता चुके हैं कि जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है वो कहाँ का है? तो सांची का। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौखंडी का स्तूप कहाँ है? चौखंडी का स्तूप है वाराणसी में, या फिर आप इसे सारनाथ कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में कुछ कॉमन ईयर थे। तो ये एक राजा थे, उनका नाम था बिंबिसार। उनके ही समय पे ये दोनों उपदेश दिए गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर। कुशीनगर मतलब कहाँ?
देवरिया। देवरिया मतलब उत्तर प्रदेश। कितने साल जिए? लगभग 80। अगला क्वेश्चन कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? बात हो रही है जैन साहित्य। देखिए जैन साहित्य के बारे में हम अभी आपको बताए हैं कि जैन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें 99% में प्राकृत भाषा यूज हुई है और इसके साथ साथ अर्धमागधी भाषा को भी जगह दिया गया है। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके इसका उत्तर बता सकते हैं। जो भगवान बुद्ध थे इनके पिता का क्या नाम था? पिता प्लस माता दोनों का नाम आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये था देवदत्त। और देवदत्त और बुद्ध के बारे में आपने कहानी जरूर सुनी होगी। अगला क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? तो ये है केवल वासुदेव से। अगला क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया है? तो बौद्ध धर्म में जो समाज है इसमें खास करके महिला और शूद्र पे ज्यादा प्रभाव डाला गया है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो देखिए जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म हुआ, गृह त्याग हुआ या फिर उन्होंने प्रवचन दिया या फिर उनकी मृत्यु हो गई तो सबका एक प्रतीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है गृह त्याग का, तो ये है घोड़ा। बौद्ध धर्म में अगर आपको कहीं घोड़ा दिख जाता है, जैसे आप देखे होंगे जो इन लोगों का ये गेट होता है इस तरह ऊपर, इस पे तमाम चिन्ह बनाए गए होते हैं, तो अगर कहीं आपको घोड़ा दिख जाता है तो उसका मतलब क्या है कि गृह त्याग। अगला क्वेश्चन कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, मतलब गया? तो ये थे अशोक, और अशोक मौर्य वंश के राजा थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि सांची क्यों विख्यात है? तो अभी हम सांची के बारे में आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए सांची की बौद्ध धर्म में मान्यता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो देखिए बौद्ध से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और भाषा की बात होगी तो पाली होगा। इसी तरह जैन से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा भाषा की बात होगी तो प्राकृति होगा। अगला क्वेश्चन है किसे एशिया की रोशनी मतलब द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगर आपने इंटर में इंग्लिश पढ़ा होगा तो उसमें एक पोएट्री पढ़ाई जाती है द लाइट ऑफ एशिया के नाम से। अगला क्वेश्चन कि महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो इनका गोत्र था जात्रिक। अगला क्वेश्चन कि महावीर की माता कौन थी? तो देखिए इनकी माता का नाम हमने आपसे पूछा था लेकिन यहाँ पे दे दिया है त्रिछला। अब ये इनकी माता का देहांत जल्दी हो गया था, इनका जो लालन पालन हुआ था वो इनके सौतेली माता ने किया था। अब आप हमें सौतेली माता का नाम कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको नहीं पता तो गूगल करके बताइए। एक बार हम जिस चीज को सर्च कर लेते हैं वो चीज हमें ज्यादा दिनों तक याद रहता है, तो हम चाहेंगे कि आप कहीं से भी खोज के आप हमें जरूर कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया स्थित है? बोध गया मतलब ये कहाँ है? तो बिहार में, यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बात हो रही है महावीर स्वामी की, तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। महान धार्मिक घटना महासुत्ताभिषेक किससे संबंधित है और इस किसके लिए की जाती है? तो ये किया जाता है बाहुबली के लिए। तो आपको सीधे सीधे इसका नाम याद रख लेना है महासुत्ताभिषेक, और ये किया जाता है बाहुबली। अगला क्वेश्चन कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? प्रथम जैन महासभा की बात हो रही है, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र यानी कि पटना में। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक है बौद्ध धर्म का ग्रंथ, और ये किस भाषा में है? तो पाली। बौद्ध का क्वेश्चन है तो समझिए कि पाली। पाली को बौद्ध धर्म में क्यों इतनी मान्यता दी गई है? देखिए उस समय और भी भाषाएं थी, उस समय जिस समय भगवान बुद्ध अपना प्रवचन देने के लिए निकले थे, लेकिन जो पाली भाषा थी ये आम लोगों की भाषा थी, इसीलिए भगवान बुद्ध ने इसका चयन किया ताकि इनकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अभी आपने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि इनका प्रभाव समाज के किन वर्गों पे है, तो इनका प्रभाव महिला तथा शूद्र मतलब जो छोटी बिरादरी थी उन पे था। तो ऐसा इसलिए था कि जब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको उन्हीं की भाषा में अगर समझाया जाए तो उनको ज्यादा समझ में आएगा, इसीलिए उस समय
पाली का चयन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था महावीर का वर्धमान। अब आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका मूल नाम क्या था? क्योंकि जब वो 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ के गए तो उनका नाम बुद्ध नहीं था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उनको भगवान बुद्ध कहा गया। तो आपको बताना है हमें कमेंट करके कि जो भगवान बुद्ध थे उनका मूल नाम क्या था। अगला क्वेश्चन कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि इनका जो प्रथम प्रवचन हुआ या घर से गृहत्याग हुआ, तो घर से गृहत्याग का मतलब कि उनको घोड़ा से डिनोट किया जाता है। अगर कहीं घोड़ा दिख जाता है बौद्ध धर्म में तो समझिए कि ये गृहत्याग को डिनोट कर रहा है। उसी तरह जो इन्होंने पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में पाली भाषा में, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य था जमाली। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि त्रिरत्न सिद्धांत क्या है? तो ये है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि इस तरह के और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको पता होगा कि जब अंग्रेज यहाँ से जाने वाले थे, मतलब कि 1947 के करीब भारत आजाद हो चुका था, वहां से लेके 1950 के बीच तक संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो संविधान सभा था इसमें कुल मिला के जो महिला थी इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या थी 12। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ? तो देखिए वहाँ पे वाचन होता था, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका पहले वाचन के बारे में। तो जो प्रथम वाचन था ये हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेके 26 नवंबर 1949 तक। ये जो भारतीय संविधान के क्वेश्चन है सभी स्टैटिक जीके के हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो देखिए अस्थायी चुना गया तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के 1950 में भारत के राष्ट्रपति बने। और अगर यहीं पे अस्थायी पूछा जाएगा तो अस्थायी बने थे 9 दिसंबर के दिन और इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन 1946 में ही हो गया था और उसके बाद 1947 में जब भारत आजाद हो जाता है तो संविधान सभा ने संविधान बनाना शुरू कर दिया। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? देखिए भारत में कई झंडे बन चुके हैं, कई बार झंडे बनाए गए, हालांकि वो अलग दिखते थे, लेकिन जो इस समय झंडा को आप देखते हैं तिरंगा की बात होती है 3 रंग की, इसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जो प्रारूप समिति थी इसके सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि ये उस समय भी प्रधानमंत्री थे लेकिन उस समय अंतरिम गवर्नमेंट थी। अगला क्वेश्चन की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो अंतिम बैठक की बात करें तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को और इसके 2 ही दिन बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत में का जो संविधान था उसको पूरी तरह लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन की संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यहाँ पे कई समितियां बनाई गई थी और हर समिति का काम अलग अलग था। प्रारूप समिति, इसी तरह की झंडा समिति। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है झंडा समिति के बारे में, तो इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए इनके बारे में अभी हम आपको बताए हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये केवल 2 दिन तक रहे। इनको 2 दिन के बाद हटा करके इन्हीं की जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लाया गया। अगला क्वेश्चन कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा? तो बेहद आसान क्वेश्चन, 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन। संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ? तो उस समय के हिसाब से
ये पैसा है, रुपया में था, ये हुआ 6.4 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 22 जुलाई 1947 को। यहाँ पे इसमें यही पारित किया गया कि जो भारत है इसके लिए हम एक संविधान का गठन करेंगे। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुआ था नवंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, देखिए इनको सच्चिदानंद सिन्हा को हटा करके इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में लाया गया। तो जब ये अध्यक्ष थे तो इनका चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अगेन वही क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि बाद में चल के भारत सरकार के प्रधानमंत्री बने। अगला क्वेश्चन कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ये मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये था कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन देखिए इंग्लैंड से आया था और इसी में था कि अगर भारत को आजाद करना है तो उसे कहना होगा कि वो अपना एक संविधान बनाए। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? तो संविधान का जो प्रारूप था इस पे कुल मिला के 114 दिन बहस हुई। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो देखिए यहाँ पे जब भारत आजाद होता है तो उस समय करीब 500 के करीब रियासत थे और यहाँ पे इनको इच्छा के अनुसार छोड़ दिया गया कि आप चाहें तो इंडिया में शामिल हो सकते हैं या फिर अकेले रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हैदराबाद रियासत था उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 33। आगे बढ़े तो अगला है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन था इसके अनुसार 389 सदस्य होने थे। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो स्वतंत्र होने के बाद हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को। देखिए जो संविधान सभा है या फिर इसके लिए वोटिंग है या फिर इसमें कौन कौन रहेगा, इसका चुनाव तो पहले ही हो गया था। नवंबर 1946 में इसके बारे में ज्यादा कुछ कंफर्म हो गया था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद पहली बैठक होती है 31 अक्टूबर 1947 को। प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो प्रारूप समिति के द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया 21 फरवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ये चुन के आए थे पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान पूरी तरह लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन की संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया? तो वहाँ पे सीधा सीधा बात यही था कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमारे लिए एक अलग संविधान बने, इसीलिए संविधान सभा का बहिष्कार किया गया और उसी के चलते एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। अगला क्वेश्चन की संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति तो ये है JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन की संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो ये किया गया था प्रांतों के विधानसभा के द्वारा। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए जब भारत आजाद हुआ मतलब कि 47 में, उससे पहले ही ये घोषणा हो गई थी कि अब भारत को आजाद कर दिया जाएगा और वहाँ पे भारत को कहा गया था कि आप एक अंतरिम गवर्नमेंट बना लीजिए। तो इस अंतरिम गवर्नमेंट के लिए एक अंतरिम कैबिनेट बनाई गई और उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि आपको भी पता है कि जो कैबिनेट होता है उसका हेड प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागांव धावे को आयोजित किया था?
मतलब कि चिटगांव लूट है, यहाँ पे शस्त्रों को लूटा गया था। तो ये थे सुरेश सेन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच के युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक किल साबित होगा? देखिए, ये थे लाला लाजपत राय और इनको पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में मार दिया गया था और ये सन था 1927-28। यहाँ पे जब वहाँ पे एक कमीशन आया था ब्रिटेन का इंडिया में और उसका जोरदार विरोध किया गया। उसका विरोध का अगर कारण आप जानना चाहें तो बस इसका कारण ये था कि उसमें जो भी लोग थे उसमें से कोई इंडियन नहीं था, तो इसीलिए इसका विरोध हुआ और इसी विरोध में पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो देखिए, ये था द रॉलेट एक्ट। यहाँ पे जो ये एक्ट है द रॉलेट एक्ट, इसमें क्या था? तो इसे कहा जाता था न अपील न दलील न वकील, और गांधी जी ने इसी रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। अब काला कानून क्यों? क्योंकि इसके लिए एक टैगलाइन यूज की गई थी, न अपील न वकील न दलील। मतलब कि अगर पुलिस को शक होता है तो वो शक के बिना पे किसी भी पर्सन को गिरफ्तार करके जेल में रख सकती है। जरूरी नहीं कि वो उसे कोर्ट में पेश करे, 3 महीने तक उसे वो अपने दम पे रख सकती है। मतलब कि किसी पे शक हुआ, आप उसके खिलाफ ना तो वकील कर सकते हैं, ना तो अपील कर सकते हैं और ना ही कोई दलील दे सकते हैं, क्योंकि दलील तो आप तभी देंगे जब उसे कोर्ट के सामने रखा जाएगा। लेकिन 3 महीने यहाँ पे पुलिस को पावर दी गई थी और ये था जो एक्ट था, इसे कहा गया द रॉलेट एक्ट। अब गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और इस एक्ट का इतना विरोध हुआ कि इसी के कारण जो जलियांवाला बाग था इसमें लोग इकट्ठा हुए और लोहड़ी का दिन था, वहां पे डेट था 13 अप्रैल 1919 और यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए जनसभा कर रहे थे और वहाँ पे जो जनरल डायर था उसने इन निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी और इसमें से लगभग 1000 लोगों की डेथ हो गई। लेकिन अगर बात करें कि अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने जब इसकी जांच कराई तो उन्होंने कहा कि केवल 379 लोग मरे। हालांकि ये गलत था, लगभग 1000 से अधिक लोग मर गए थे। अगला क्वेश्चन की पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किसके द्वारा लिखा गया है? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस, तो ये लिखा गया है बीबी मेनन के द्वारा। देखिए, बुक्स और ऑथर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इसके लिए हमने ऑलरेडी कई वीडियो अलग से अपलोड किया है, तो ये भी क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर से ही। अगला क्वेश्चन कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के कौन से स्थान से थे? तो ये थे पंजाब से। पंजाब को 5 नदियों वाला राज्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुक्ति दिवस, तो ये मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा 1939 में और 1937 के में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त करके प्रांतों में कितनी संख्या थी? तो देखिए, उस समय जो भी प्रांत थे उसमें से अधिकतर प्रांतों में, मतलब कि 6 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। दरअसल सरकार बनाने की बात कहाँ से आ गई? तो जब 1935 का एक्ट लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उसमें ये था कि अब चुनाव होगा और सब अपना मतलब इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब यहाँ पे अंग्रेजों का ये मत था कि ज्यादा ये लोग सीटें नहीं जीतेंगे, लेकिन उसका उलट हुआ और कांग्रेस 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। जो चुनाव हुआ था 1937 में। आपको एक चीज बता दें कि जब 1950 में अपना कानून जब पूरी तरह लागू हुआ, उससे पहले जो भी कार्यकलाप होते थे वो सारे कार्यकलाप इसी 1935 एक्ट के तहत होते थे। अगला क्वेश्चन कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये थे चौधरी रहमत अली, इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया था। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अगर किसी की ज्यादा वैल्यू है तो वो है जिन्ना, लेकिन जो जिन्ना को आप देखते हैं, जिनको कि भारत में अगर जिस तरह महात्मा गांधी है उस तरह उनको पाकिस्तान में रखा गया है उस लेवल पे, तो जिन्ना पहले इसके लिए आगे नहीं आए थे। जिन्ना बाद में आप देखेंगे कि 30 उसके बाद आए, लेकिन ये जो पाकिस्तान शब्द था ये सबसे पहले दिया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर का अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अधिकृत किया,
अंग्रेजों से। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो देखिए ये था 1927 में और ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में। अब यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए कि 1929 में जब ये हुआ, 1927 ने 1929 में, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में। इसके हेड कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे दरअसल जब 1927 में एक मिशन आया था भारत, तो वहां पे इसका विरोध किया गया और एक नेहरू ने रिपोर्ट बनाई जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। जब इन्होंने वहां अंग्रेजों के सामने उसको रखा तो अंग्रेजों ने पूरी तरह से मना कर दिया। अब इसी के विरोध में 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन होता है, वहां पे अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। देखिए इससे पहले कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी। इससे पहले केवल सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की जा रही थी कि मतलब कि हम अपना राजकाज करना चाहते हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब 1929 में ये पास किया गया कि नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमारे ऊपर कोई और नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वही राजेंद्र प्रसाद है और जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो इनके पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। बात हो रही है 1946 के अंतरिम गवर्नमेंट की। और अगर बात करें कि होम मिनिस्टर कौन था, तो होम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन कि 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो जो 1939 था, यहाँ पे इसके हेड चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी के विरोध के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया और वहीं पे उन्होंने एक अलग दल की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो देखिए अभी हम बता रहे थे आपको, जो कि 1919 में आया था। तो इसका लक्ष्य ये था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया, मतलब कि बिना मुकदमा चलाए आपको 3 महीने तक बंदी बनाने की प्रक्रिया इसमें थी। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग व आंदोलन में वापस कर दिया, वो कौन सी थी? तो देखिए ये थी उपाधि कैसरे हिंद। अब कैसरे हिंद इनको उपाधि कब दी गई? तो जब ये 1915 में भारत आते हैं, उसी समय जब ये चंपारण का सत्याग्रह किया, उसी समय इनको दे दिया गया ये उपाधि कैसरे हिंद। लेकिन जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, तो गांधी जी ने अपने मन से ये जो उपाधि थी उनको वापस कर दिया विरोध में। अगला क्वेश्चन की व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, एक मील का पत्थर था। क्यों? तो ये 1938 में जो अधिवेशन हुआ उसमें योजना आयोग के बारे में बात किया गया। अब ये योजना आयोग को आप जानते ही हैं, जिसका नाम इस समय बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। हालांकि इसका नाम उस समय योजना आयोग नहीं था, ये किसी और नाम से जाना जाता था, लेकिन उसका प्रारूप भी यही था कि मतलब कि हम 5 साल के लिए सोचेंगे और इसमें कैसे क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया। तो रॉलेट एक्ट पारित इसलिए किया गया था कि मतलब कि अब राष्ट्रवादी और जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको कम करना था, क्योंकि अंग्रेज देख रहे थे कि जहां तहां जो क्रांतिकारी लोग थे अपना आंदोलन शुरू कर देते थे। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती थी, कोर्ट में पेश करती थी, 2 दिन बाद उनको बेल मिल जाती थी। तो इस तरह वो लोग फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हो जाते थे। तो इसी चीज को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। अब इस एक्ट में क्या था कि पुलिस शक के आधार पे किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और 3 महीने उसे अपने पास रखेगी बिना कोर्ट में प्रस्तुत किए। तो 3 महीने तक तो आपको जेल में कम से कम रहना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको कोर्ट में रखा जाता है और अगर आप पे ये एक्ट लगा है तो सुनवाई के बाद हो सके कि आपकी जमानत हो जाए। तो इसी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। बार बार पूछा गया है कि कब लाया गया? 1919 में। इसे गांधी जी ने काला कानून कहा और इसी के विरोध में जो जलियांवाला बाग था वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, जिसमें कि जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो यहाँ पे इनकी मुख्य मांग थी कि जो बढ़ी हुई लगान थी इसे वापस लिया जाए।
और आप देखेंगे कि जो वल्लभ भाई पटेल है, इनको जो ये सरदार की उपाधि मिली, यहीं से मिली है, बारदोली के सत्याग्रह से ही। बारदोली में जो महिलाएं थी, उन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, जो कि बाद में चल के अंतरिम गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर बने। और इनकी इस समय स्टैचू भी बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो ये थे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। देखिए, दो रिफॉर्म बार बार पूछा जाता है। एक है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि आया था कब? तो 1919 में। एक आया था 1909 में, और इसका नाम था मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, इसमें ये था कि हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे। अब डोमिनियन स्टेट का क्या मतलब होता है? तो डोमिनियन स्टेट का ये मतलब होता है कि आप अपनी एक स्तर पे सरकार बना सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर, मतलब कि इसके ऊपर जो हेड रहेगा वो हमारा ही रहेगा। तो ये सबसे पहले शुरू किया गया था 1919 में देने के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि 1929 में अचानक से मांग होने लगी पूर्ण स्वतंत्रता की, तो इसी के बाद इसकी मांग को खारिज कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन, मतलब कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? तो ये था तीसरा, क्योंकि 30, 31 और 32 में तीनों कॉन्फ्रेंस हुए। अब ये कहाँ पे हुआ था, ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये हमेशा होता था ब्रिटेन में, और यहाँ पे इन तीनों में कौन भाग लिया? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने केवल दूसरे में भाग लिया था, और वो भी उसे आधा पे छोड़ के चले आए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पे नमक कानून का उल्लंघन किया था? तो ये था, मतलब कि 12 मार्च से उन्होंने स्टार्टिंग किया था वहां पे चलना, और 12 मार्च 1930 था। इनके सपोर्ट में अनेक जगहों पे दांडी मार्च निकाला गया। अगला क्वेश्चन कि इंडिया डिवाइडेड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कि 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो ये था भारतीय दलित वर्ग। 1932 में ये हुआ था कि गांधी जी जब चले आए यहाँ पे, तो उनको पूना के जेल में बंद कर दिया गया, और जब पूना के जेल में उनको बंद कर दिया गया, तो जब अंबेडकर जी पूना आते हैं तो गांधी जी से मिल करके जेल में एक समझौता किया गया, जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। इस पूना पैक्ट के अनुसार गांधी जी ने कहा कि हम दलितों के लिए काम करेंगे, और यहीं पे गांधी जी ने उनको एक शब्द दिया जिसे कहा जाता है हरिजन। अब यहीं पे जो ये समझौता हुआ था, ये भी किसके किसके बीच हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो एक तरफ थे महात्मा गांधी, और एक तरफ थे भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। तो अभी ये वीडियो बाकी है, लेकिन उससे पहले जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग इसे जरूर लाइक कर दीजिए। आपको बता दें कि इसका PDF उपलब्ध है, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? नाम देख लीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो देखिए, वहाँ पे जो हमने अभी आपको बताया कि जो रॉलेट एक्ट था, इसमें 2 लोगों को बंदी बना लिया गया था। ये थे किचलू और सतपाल। अब जब इनको बंदी बना लिया गया था रॉलेट एक्ट में, तो आप देखेंगे कि रॉलेट एक्ट का मतलब ये होता है कि आपको पुलिस 3 महीने तक आराम से जेल में रख सकती है। तो यहाँ पे इन्हीं लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में लोग वहाँ पे जमा हुए थे। अगला क्वेश्चन कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो 1942 में कौन सा आंदोलन था, आपको पता हो तो? भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, और यहाँ पे जो आंदोलन हुआ उसको अंग्रेजों ने बड़ी बुरी तरह दबा दिया, और यहाँ पे ढेर सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। जो बड़े बड़े नेता थे उनको जेल में रखा गया। तो इसमें से जो राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से आते हैं और हमारे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, इनको रखा गया था बांकीपुर जेल में। अगला क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो ये थे सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये था 9 अगस्त 1942, अभी हमने आपको बताया। और अगला क्वेश्चन कि वह व्यक्ति जिसे 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद। आप देखेंगे कि 4 अप्रैल को ये भाषण दिए थे, और इसी महीने में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था।
इस समय जब 2019 चल रहा है तो इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सभी तीन गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस ने किसमें केवल भाग लिया? तो कांग्रेस ने केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? तो ये थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन की लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक थे अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन की बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित की गई, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन की भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो देखिए ये थे कैबिनेट मिशन जो कि ब्रिटेन से आया था। और ये कैबिनेट मिशन के अनुसार जो भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। अब ये संविधान सभा क्यों बनाई गई? तो संविधान सभा इसलिए बनाई गई थी ताकि भारत अपना एक संविधान बना सके। और इसके लिए आप देखेंगे कि 2 साल 11 माह तथा 18 दिन का टाइम पीरियड लगा था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगला क्वेश्चन की प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में। किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि मतलब कि फील्ड कौन था? तो ये था साहित्य। अगला क्वेश्चन की हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से। और अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पे आधारित है? तो ये है शक संवत। अगला क्वेश्चन कि दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो ये थे मतलब कि बनाने वाले की बात हो रही है। दिल्ली के जो केंद्रीय सचिवालय है उसके उत्तरी और दक्षिणी खंडों की बात हो रही है। तो ये बनाया गया था एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। और आपको बता दें कि इस समय भी इसको लुटियंस जोन कहा जाता है। जो भी रिहायशी जोन है जिसमें कि सचिवालय है या फिर इस तरह के जो भी ऑफिस है उनको लुटियंस जोन कहा जाता है। और कहने का कारण क्या है कि वो एडवर्ड लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन, जो वंदे मातरम है इसका टाइम पीरियड कितना है, मतलब कि कितने टाइम में इसको गाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1892 में और भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, ये कौन कहा था? ये कहा गया था पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। तो ये अधिवेशन हुआ कहाँ पे था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है और ये ज्यादा मिलता नहीं है किताबों में, इसलिए ज्यादा लोग इसमें मतलब इसको भूल जाते हैं। 1924 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जो कि केवल एक ही बार बने थे। कांग्रेस को आप जानेंगे कि 1885 में इसे बनाया गया A.O. ह्यूम के द्वारा। हर साल मतलब कि इसमें एक मीटिंग होती थी और उसके एक प्रेसिडेंट चुने जाते थे। तो 1924 में जो मीटिंग हुई उसके प्रेसिडेंट चुने गए थे महात्मा गांधी। और ये हुआ कहाँ पे था? तो बेल गांव में। अगला क्वेश्चन है, कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? देखिए ये आया था 1942 में। और क्रिप्स मिशन में क्या था कि क्रिप्स मिशन में आप देखेंगे कि जो 1942 है यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से लेके 1945 तक। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमीर थे वो हार रहे थे, जो ब्रिटेन था वो हार रहा था। तो ब्रिटेनों का मतलब कि अब ये था क्योंकि इस ब्रिटेन के तरफ से ही अमेरिका भी था, लेकिन अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सम्मिलित नहीं था। आप देखेंगे कि अमेरिका सम्मिलित नहीं था तब तक कि जब तक कि उसके पर्ल हार्बर पे हमला नहीं किया गया। तो जब यहाँ पे अंग्रेज हार रहे थे तो उनके हारने के पीछे अब ये लोग परेशान थे कि भारत के लोगों से कैसे काम लिया जाए, क्योंकि अगर भारत के लोग हमारा साथ देते हैं तो हमें ढेर सारे सैनिक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक क्रिप्स थे,
ये भारत आए और ये क्रिप्स मिशन कहा गया। इन्होंने कहा गांधी जी से कि आप हमारे साथ युद्ध में भाग लीजिए, अपने लोगों को युद्ध में भेजिए, और उसके बाद जब हम लोग युद्ध जीत जाएंगे तो आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, एक ऐसे बैंक का चेक है जो कि बैंक खत्म हो रहा है, और ये ऐसा चेक है जो कि कभी कंप्लीट नहीं किया जाएगा। तो ये भी आपको पूछा जाता है कि गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक। तो ये कहा था इन्होंने क्रिप्स मिशन को, और इसे रिजेक्ट कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन इसी में जब पर्ल हार्बर पे जापान के द्वारा हमला किया गया, जो कि एक नेवी बेस था, नेवी बेस था किसका, अमेरिका का। तो जब इस पे हमला हुआ तब जाके अमेरिका इस विश्व युद्ध में कूदा, और उसने 1945 में 6 तथा 9 अगस्त को 2 बम गिराए। कहाँ पे, तो ये बम गिराया गया था जापान में, हिरोशिमा तथा नागासाकी में। अगला क्वेश्चन कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए, तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन कि गोंद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था, तो ये था लॉर्ड डलहौजी। और आप देखेंगे कि ये गोंद प्रथा क्या है, तो गोंद प्रथा में ये था कि कोई भी राजा अगर उसका खुद का बेटा नहीं है तो वो किसी को गोंद ले सकता है। और यहाँ पे जो लॉर्ड डलहौजी था, इसने गोंद प्रथा पे रोक लगा दी। इसने कहा कि अगर किसी राजा रानी का खुद का कोई बेटा नहीं है तो ये किसी को भी गोंद नहीं ले सकते हैं, और जब उनका खुद का बेटा नहीं होगा तो जो अंग्रेज सरकार है उनको राज्य को हड़प लेगी। इसे हड़प नीति भी कहा गया। और ये भी पूछा जाता है कि हड़प नीति किसने बनाई, तो ये था लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया, तो ये थे विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन कौन से अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला, तो ये था 1786 का एक्ट। अगला क्वेश्चन की उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे, तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगला क्वेश्चन की भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सबसे अधिक योगदान दिया, तो ये थी अरुणा आसफ अली। अगला क्वेश्चन की 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पे गाया गया,